पड़ोसी बांग्लादेश में लगी आग अब लपटें बनकर हमारी सरहदों को छूने की कोशिश कर रही है। और ये गुस्ताखी उस मुल्क की है जिसे अपने पैरों पर खड़ा होना भारत ने सिखाया। लेकिन आज वही पड़ोसी अपनी ही हदों को भूलकर भारत जैसे महाबली को आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक सियासी उथल पुथल नहीं है, बल्कि भारत के धैर्य की परीक्षा है। अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, जिस तरह भीड़तंत्र ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली, उसने नई दिल्ली के माथे पर चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि गुस्से का वो तूफान पैदा कर दिया है जो किसी भी वक्त सीमा पार तबाही का मंजर ला सकता है। शेख हसीना के जाने के बाद वहां की सत्ता ने जिस तरह भारत विरोधी सुर अलापने शुरू किए हैं, वो ये भूल गए हैं कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। ये 1971 का दौर नहीं है, ये नया भारत है जो घर में घुसकर जवाब देना जानता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वाकई पानी सिर से ऊपर चला गया और तोपों का मुंह खुल गया, तो क्या बांग्लादेश का वजूद नक्शे पर टिक पाएगा? क्या वहां की सेना भारत के सामने 24 घंटे भी खड़ी रह पाएगी? क्या चीन और पाकिस्तान अपनी चालें चलकर भारत को रोक पाएंगे, या फिर वो खुद अपनी सीमाओं में दुबक कर तमाशा देखेंगे? आखिर भारत के पास वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो बिना परमाणु बटन दबाए ही ढाका को घुटनों पर ला सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जंग छिड़ी तो उसका अंजाम क्या होगा? इन सारे तीखे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। साथ ही वो पूरा सिनेरियो भी समझाएंगे कि कैसे भारत की एक हुंकार से पड़ोसी का पूरा डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ढाका की खामोशी तोड़ेगी अब राफेल की गर्जना। सब्र का बांध टूटते ही भारत ने दिखाई अपनी असली जगह। नक्शा बदलने में नहीं लगेंगे 48 घंटे भी। यूनुस की गलतियों पर तैयार हो गया है मिशन 2025 का खाका। न ड्रैगन बचा पाएगा, न काम आएगा हरा झंडा। समंदर में एक नाकेबंदी से घुट जाएगा पड़ोसी का दम। 10 गुना ज्यादा ताकत, 50 गुना बड़ा बजट। नई दिल्ली का गुस्सा अब भारी पड़ेगा सरहद पार। अब जरा इस पूरे मामले की नब्ज टटोलते हैं। एक तरफ एक 140 करोड़ का देश जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और दूसरी तरफ वो मुल्क जिसका पूरा डिफेंस बजट भारत के एक राज्य के पुलिस बजट के बराबर भी नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी में घुसने से पहले जरा जमीनी हकीकत को समझिए। बांग्लादेश की फौज, जिसे बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है, वो आज भी उन्हीं हथियारों पर निर्भर है जो या तो चीन ने उसे खैरात में दिए हैं, या फिर वो पुराने दौर की तकनीक है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना 2025 में दुनिया की चौथी सबसे घातक और ताकतवर फौज बनकर उभरी है। जो लोग सोशल मीडिया पर युद्ध की बातें करते हैं, उन्हें शायद ये अंदाजा भी नहीं है कि ये लड़ाई बराबरी की नहीं है। ये लड़ाई है एक हाथी और एक चींटी के बीच की। नेशन मास्टर और ग्लोबल फायर पावर के जो ताजा 2025 के आंकड़े सामने आए हैं, वो किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। बात सिर्फ सैनिकों की गिनती की नहीं है, बात उस इरादे और क्षमता की है जो भारत ने पिछले कुछ सालों में हासिल की है। जब यूनुस की सरकार भारत को उकसाने वाले बयान देती है, तो वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनका देश भारत के भूगोल यानी जियोग्राफी के अंदर कैद है। 3 तरफ से भारत की जमीन और चौथी तरफ भारत का समंदर। अगर भारत ने अपनी सीमाओं को सिर्फ लॉक कर दिया, तो वहां न तो राशन पहुंचेगा और न ही हथियार। लेकिन अगर बात सैन्य टकराव की आई, तो मंजर कितना भयानक होगा, ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले आसमान की बात करते हैं, क्योंकि आज के दौर में कोई भी जंग जमीन पर नहीं, आसमान में जीती जाती है। और यहां तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म है। भारतीय वायुसेना IAF के सामने बांग्लादेशी वायुसेना की हैसियत वही है जो एक बाज के सामने कबूतर की होती है। आंकड़ों पर गौर करें तो आपके होश उड़ जाएंगे। बांग्लादेश के पास कुल मिलाकर करीब 100 लड़ाकू विमान हैं, और वो भी कौन से? पुराने चीनी F-7 और कुछ MiG-29, जिनकी तकनीक अब आउटडेटेड हो चुकी है। अब जरा अपनी तरफ देखिए। भारत के पास 2025 में करीब 1080 से ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का बेड़ा मौजूद है, यानी सीधे तौर पर 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़त। और फर्क सिर्फ गिनती का नहीं है, फर्क क्वालिटी का है। भारत के पास राफेल है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और जिसकी रडार पकड़ में आने से पहले ही दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। हमारे पास सुखोई 30 MKI का वो विशाल बेड़ा है जो बंगाल की खाड़ी से उड़ान भरकर पूरे बांग्लादेश के आसमान को
मिनटों में अपने कब्जे में ले सकता है। इसके अलावा हमारा अपना तेजस मार्क 1A और अपग्रेडेड मिराज 2000 अगर युद्ध के सायरन बजते हैं तो भारतीय वायुसेना को ढाका के ऊपर एयर सुपीरियरिटी यानी हवाई वर्चस्व हासिल करने में शायद 1 घंटे का भी वक्त नहीं लगेगा। उनके रडार जब तक हमारे विमानों को डिटेक्ट करेंगे तब तक हमारे फाइटर जेट्स उनके रनवे और एयरबेस को मलबे में तब्दील कर चुके होंगे। बांग्लादेश के पास न तो कोई लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है और न ही वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों का सामना कर सकते हैं, जो बिना किसी पायलट के ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उनके कमांड सेंटर्स को निशाना बना सकती हैं। हवाई हमले तो सिर्फ शुरुआत होंगे, असली खेल तो जमीन पर होगा, जहां किंग ऑफ द बैटलफील्ड यानी टैंक उतरेंगे। थल सेना की ताकत में तो ये अंतर और भी ज्यादा डरावना है। बांग्लादेश की सेना के पास लगभग 662 मुख्य युद्धक टैंक हैं, जिनमें से अधिकतर पुराने चीनी टाइप 59 या टाइप 69 टैंक हैं। ये वो टैंक हैं जो आधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के सामने लोहे के ताबूत बन जाते हैं। अब जरा भारत की आयरन फिस्ट पर नजर डालिए। भारतीय सेना के पास करीब 5978 मुख्य युद्धक टैंक हैं। इसमें T-90 भीष्म जैसे महाबली शामिल हैं, जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन को खोजकर खत्म कर सकते हैं। हमारे पास T-72 का अपग्रेडेड वर्जन और स्वदेशी अर्जुन टैंक है। 10 गुना ज्यादा टैंकों का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर भारतीय बख्तरबंद रेजिमेंट ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर या अगरतला की तरफ से कूच किया तो उन्हें रोकने के लिए बांग्लादेश के पास कोई दीवार नहीं है। जिस तरह से भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है, ढाका तक पहुंचने में भारतीय सेना को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके अलावा हमलावर हेलीकॉप्टरों की बात करें तो बांग्लादेश के पास बमुश्किल 24 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं, जबकि भारत के पास 140 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इसमें दुनिया का सबसे घातक अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल है, जिसे टैंक किलर कहा जाता है, और हमारा अपना स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो किसी भी मौसम में किसी भी ऊंचाई पर दुश्मन के बंकरों को नेस्तनाबूद कर सकता है। जब आसमान से अपाचे और जमीन से भीष्म टैंक एक साथ आग उगलेंगे तो बांग्लादेशी सेना के पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि असली नाकेबंदी तो समंदर में होगी। बांग्लादेश का पूरा व्यापार, उसकी पूरी इकोनॉमी बंगाल की खाड़ी के रास्ते चलती है, और 2025 में बंगाल की खाड़ी का बॉस सिर्फ एक है, भारतीय नौसेना। यहां मुकाबला तो छोड़िए, तुलना करना भी भारतीय नौसेना की तौहीन जैसा लगता है। बांग्लादेश के पास न तो कोई विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर है और न ही कोई पनडुब्बी जो गहरे समंदर में जाकर लड़ाई लड़ सके। उनकी नौसेना के पास सिर्फ तटीय सुरक्षा के लिए करीब 6 कोरवेट और कुछ छोटे गश्ती जहाज हैं, जो अपनी सीमा से ज्यादा दूर जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भारत समंदर का सिकंदर है। हमारे पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे 2 विशालकाय विमान वाहक पोत हैं, जो चलते फिरते एयरबेस हैं। इन पर तैनात MiG-29 के फाइटर जेट्स समंदर के बीच से ही उड़ान भरकर बांग्लादेश के किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, भारत की पनडुब्बियां। हमारे पास 20 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिनमें परमाणु शक्ति से चलने वाली अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां शामिल हैं, जो महीनों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं। अगर तनाव बढ़ता है तो भारतीय नौसेना को सिर्फ अपने कुछ युद्धपोतों को बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला पोर्ट के सामने खड़ा करना है। एक बार ये नाकेबंदी हो गई तो बांग्लादेश का पूरी दुनिया से संपर्क कट जाएगा। न तेल आएगा, न खाना, और न ही कोई मदद। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। ये नेवल ब्लॉकेड इतना जबरदस्त होगा कि बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ आर्थिक दबाव से ही युद्ध का फैसला हो जाएगा। अब बात करते हैं उस सबसे अहम पहलू की, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पैसा और रसद। युद्ध सिर्फ जज्बे से नहीं, जेब से भी लड़ा जाता है, और यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच की खाई पाताल और आसमान जितनी गहरी है। रक्षा बजट के आंकड़े इस कहानी को और भी साफ कर देते हैं। बांग्लादेश का सालाना रक्षा बजट बमुश्किल 0.83 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास है। इतने कम बजट में वो न तो नए हथियार खरीद सकते हैं और न ही अपने सैनिकों को लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर सकते हैं। वहीं भारत का रक्षा बजट लगभग 42.84 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। यानी भारत अपनी सेना पर बांग्लादेश से 50 गुना ज्यादा खर्च करता है। ये पैसा सिर्फ वेतन देने के लिए नहीं है, ये खर्च होता है
दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सर्विलांस और खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर। भारत के पास अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नेवी IC है, जिससे हमारी मिसाइलें एकदम सटीक निशाने पर लगती हैं, जबकि बांग्लादेश आज भी GPS के लिए अमेरिका या दूसरी शक्तियों पर निर्भर है। युद्ध के हालात में भारत उनके संचार तंत्र को कुछ ही मिनटों में जाम कर सकता है। उनकी सेना के कमांडर्स आपस में बात तक नहीं कर पाएंगे, उनके रडार अंधे हो जाएंगे और उनके जहाज दिशा भटक जाएंगे। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और इसमें भारत की महारत का लोहा अब दुनिया मानती है। अब जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए अगर वाकई में युद्ध छिड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं कि चीन मदद के लिए आ जाएगा या पाकिस्तान साथ देगा, लेकिन यह सिर्फ ख्याली पुलाव है। चलिए रणनीतिक तौर पर इस भ्रम को भी तोड़ते हैं। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच भिड़ंत होती है तो पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो अपने ही घर में दाने दाने को मोहताज है। वो क्या खाकर मदद करेगा? उसकी अपनी फौज बलूचिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर उलझी हुई है। अब बात करते हैं चीन की। चीन अगर मदद करना भी चाहे तो वो अपनी फौज कहां से भेजेगा? हिमालय के ऊपर से। वहां भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए बैठी है, और अगर वो समंदर के रास्ते आना चाहे तो मलक्का स्ट्रेट पर भारतीय नौसेना का पहरा है। हिंद महासागर में घुसते ही चीनी जहाजों का सामना भारत की अग्नि मिसाइलों और परमाणु पनडुब्बियों से होगा। दूसरी ओर सबसे अहम बात, भारत की रणनीति। भारत की सैन्य डॉक्ट्रिन अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑनफेंसिव डिफेंस की है। इसका मतलब है कि भारत हमले का इंतजार नहीं करेगा। अगर खतरा महसूस हुआ तो भारतीय सेना कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत तेजी से बांग्लादेश की सीमाओं के भीतर घुसकर उनके अहम ठिकानों को कब्जे में ले लेगी। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, यानी पीछे हटने की जगह ही नहीं है। एक तरफ समंदर, तीन तरफ भारत। उनकी फौज कहां भागेगी? ढाका तक पहुंचने के लिए भारतीय सेना को बहुत लंबी दूरी तय नहीं करनी है। उनके पास अपनी राजधानी को बचाने के लिए बमुश्किल 48 से 72 घंटे का वक्त होगा। लेकिन भारत की असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उसके जांबाज सैनिक हैं। प्रति 1000 आबादी पर भारत में करीब 2.78 सैन्यकर्मी हैं, जबकि बांग्लादेश में यह आंकड़ा 1.78 है। लेकिन संख्या से ज्यादा मायने रखता है अनुभव। भारतीय सेना दुनिया की उन चुनिंदा फौजों में से है जिसे कारगिल जैसी दुर्गम पहाड़ियों से लेकर घने जंगलों तक और रेगिस्तान से लेकर ग्लेशियर तक में लड़ने का तजुर्बा है। हमारे सैनिक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में माहिर हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेशी सेना का मुख्य काम आंतरिक सुरक्षा और शांति अभियानों तक सीमित रहा है। उन्हें किसी बड़ी पारंपरिक जंग का कोई खास अनुभव नहीं है। जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो भारतीय सैनिकों का अनुशासन, उनकी ट्रेनिंग और उनका युद्ध कौशल बांग्लादेशी सेना पर बहुत भारी पड़ेगा। यूनुस सरकार को यह समझना होगा कि भारत के सब्र को उसकी कमजोरी समझना उनकी ऐतिहासिक भूल साबित हो सकती है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाले हमले और भारत विरोधी बयानबाजी उन्हें एक ऐसी आग में झोंक सकती है जिससे निकलना उनके बस की बात नहीं होगी। भारत ने हमेशा पड़ोसी प्रथम की नीति अपनाई है, लेकिन जब पड़ोसी ही भस्मासुर बनने की कोशिश करे तो उसका संहार करना भी भारत को आता है।